हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 17 और आज पार्ट नंबर 7 इसका लास्ट पार्ट है। वैसे लास्ट पार्ट नहीं, थ्योरेटिकली लास्ट पार्ट है। इसके बाद इसके क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस रह जाएंगे। तो आज लास्ट इसका टॉपिक है अपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और दूसरा ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव्स। ये वाला टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में से क्वेश्चन आने के बहुत ही कम चांस हैं। ये वाले टॉपिक में से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि मैथमेटिकल टॉपिक है। और कारण इसका ये है कम पूछे जाने का, क्योंकि इसमें ना तो आपको ऐसे नहीं भी आपको ओनली थ्योरी दे दें, डेरिवेशन दे ही ना, और या फिर आपके कंप्लीट डेरिवेशन दे दें, वो भी दिया हुआ बीच बीच का काम कर रखा है यानी, ठीक है ना। थोड़ा बहुत सा डेरिवेशन सा दे रखा है। तो अपने जितना दिया उसको समझने की ट्राई करेंगे। मैंने उसको सॉल्व यानी किया है और ज़्यादा बढ़िया तरीके से। और एक चीज़ मैं आपको इंग्लिश मीडियम वालों को कहूँगा कि जो आपकी बुक है ना, एडवाइज़र वाली, वहाँ से ये चैप्टर मत करना लास्ट में, ठीक है। स्टार्टिंग में आपने चाहे कर लिए टॉपिक, लास्ट वाला ये मॉड्यूलेशन वाला टॉपिक और दूसरे वहाँ से आप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ एक्स्ट्रा बहुत कुछ दे रखा है। राजस्थान बोर्ड वाली बुक से आप देख सकते हो, जो जिसका पीडीएफ आपको या तो ग्रुप में मिल जाएगा टेलीग्राम पे, उस पर भी मैंने अपलोड कर रखा है, या राजस्थान बोर्ड की साइट पे मिल जाएगा पीडीएफ उस बुक का। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए बच्चों, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वैसे इसकी थ्योरी आपने पढ़ चुके हो, थ्योरी इसकी आपने पहले पढ़ रखी है। क्या होता है कि जिसमें क्या होता है, वेव प्रोपेगेशन या टाइम के साथ मॉड्यूलेशन की जो प्रोसेस करते हैं, और जो मॉड्यूलेटेड वेव होती है उसका एम्पलीट्यूड चेंज होता रहता है, ठीक है ना। उसको अपने क्या बोल देते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कह देते हैं। समझ आई। अब इसका मैथमेटिकल अपने करते हैं आज। तो देखो, आपको पता है कि एक तो इंफॉर्मेशन सिग्नल होता है या जिसको मैसेज सिग्नल अपने बोलते हैं, और एक होती है कैरियर वेव जो उसको लेके जाती है। मॉड्यूलेशन की प्रोसेस में अपने क्या करते हैं, दोनों को मिक्स करके और बेच देते हैं, ठीक है। तो अब अपने मान लेते हैं कि जो मैसेज सिग्नल का इक्वेशन है, उसकी इक्वेशन एम टी, वो आपके पास है ए एम साइन ओमेगा एम टी, ठीक है। ये मैसेज सिग्नल का एम यहाँ पर मैसेज के लिए आया हुआ है, ये इसका एम्पलीट्यूड और ये इसकी फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। और जो कैरियर वेव की इक्वेशन है वो आपके पास सी टी इज इक्वल टू ए सी साइन ओमेगा सी टी के इक्वल है, ठीक है ना। तो ये है कैरियर वेव की इक्वेशन। सी का मतलब यहाँ पर कैरियर है, और यहाँ पर ओमेगा एम ये आपकी मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी है, और ये कैरियर वेव की फ्रिक्वेंसी। और इसमें क्या है कि जो फ्रिक्वेंसी है ना, ये वाली ओमेगा सी, ये इसकी कंपैरिजन में, मैसेज सिग्नल की कंपैरिजन में काफी ज्यादा बड़ी होती है, काफी हाई फ्रिक्वेंसी इसकी होती है, ठीक है ना। तो अब देखो, अब दोनों को जब अपने मिक्स कर देते हैं तो जो अपने पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल का अपने पास इक्वेशन बनती है, वो क्या बनती है देखो। इक्वेशन ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल विल बी सी एम टी। अब ये सी एम मतलब मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। अब सी क्यों लगाया, यहाँ पर मैसेज भी लगा सकते थे। तो एम एम तो इसके पैरों में लगा हुआ है मॉड्यूलेटेड के लिए, सी अपने इस कारण लगाया क्योंकि जो अपनी मॉड्यूलेटेड वेव है और कैरियर वेव है वो बिल्कुल एक जैसी सी होती है, ठीक है। तो इस कारण यहाँ पर ये लगाया हुआ अपने। अब उसका एम्पलीट्यूड है जो आपके पास वो ये होता है, यानी ये कौन सा है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। देखो आपको पता है, एक तो ये तो अपना मैसेज सिग्नल होता है, और ये हाई फ्रिक्वेंसी वाला यहाँ पर वेव अपने लेते हैं, यहाँ हाई फ्रिक्वेंसी वाली जिसको कैरियर वेव बोल देते हैं। और जब दोनों को मिक्स करते हैं तो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाती है, मॉड्यूलेटेड वेव आ जाती है, बिल्कुल कैरियर वेव जैसी। अब यहाँ पर जो आपका एम एम इंटू टी है, यानी जो समीकरण आपको, इक्वेशन आपको गिवन है एम टी, वो इस मैसेज सिग्नल की है। सी टी यहाँ पर इसकी इक्वेशन है, ठीक है। और जो ये सी एम टी है ना, ये आपके पास इस सिग्नल की है, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आपके पास। अब इसका जो एम्पलीट्यूड है वो अपने यहाँ पर देखो क्या लेते हैं, ए सी प्लस ए एम साइन ओमेगा एम टी। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर ये कैसे लिखा है यहाँ पर। तो कैसे का क्वेश्चन ना करके आपको डायरेक्टली इसको याद करना है। तभी मैंने कहा था कि आपके ये वाला जो डेरिवेशन है या तो पूरा देते या बिल्कुल ही ना देते, बीच बीच का काम कर दिया, ठीक है। तो ये आपको ऐसे का ऐसे याद रखना है भी, इसमें जो आपके पास कैरियर वेव है उसका एम्पलीट्यूड कंप्लीट लेना और दूसरे की इक्वेशन, और साथ में साइन ओमेगा टी। अब ये तो क्या है देखो, एम्पलीट्यूड इनटू में साइन ओमेगा टी इक्वेशन होती है आपके पास वेव की।
अब यहाँ पर जो आपने मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रिक्वेंसी ली हुई है वो ओमेगा सी ही ली हुई है। अब इसका रीजन ये है क्योंकि जो ओमेगा सी है वो ओमेगा एम के कंपैरिजन में बहुत बड़ी होती है। तो जो अपना मॉड्यूलेटेड सिग्नल आता है वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल लगभग कैरियर वेव जैसे ही होता है। इस कारण फ्रिक्वेंसी भी अपने कौन सी लेते हैं, कैरियर वेव वाली ही फ्रिक्वेंसी यहाँ पर यूज करते हैं बच्चों। समझ आई बात। अब इसमें से अपने ए सी को कॉमन ले लेते हैं। अब इसके पास ए सी है ही नहीं इस ब्रैकेट में, तो यहाँ पर ए सी से इसको ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ऊपर वाला ए सी बाहर चला जाएगा और नीचे वाला ए सी नीचे पड़ा रहेगा, और साइन ओमेगा एम टी और साइन ओमेगा सी टी। अब ए सी और साइन ओमेगा टी इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते, तो जब एक सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, एक बार वो प्रोसेस आगे होगी, नेक्स्ट स्टेप आएगा यहाँ पर। उससे पहले जो ए एम अपॉन ए सी आया इसको अपने यहाँ पर लिख दिया है स्मॉल एम, और स्मॉल एम यहाँ पर क्या है, ए एम अपॉन ए सी के इक्वल है। इसको बोल देते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अब ये क्या होता है, एम एक कांस्टेंट है क्योंकि दो एम्पलीट्यूड का रेशियो है, और ये अपने को इस चीज के बारे में बताता है कि जो अपना मॉड्यूलेशन है वो कितना इफेक्टिव तरीके से हो पाएगा। ठीक है, कि जो आप क्या कर रहे हो, कैरियर वेव और मैसेज सिग्नल को मिक्स कर रहे हो, मॉड्यूलेशन कर रहे हो, तो वो मॉड्यूलेशन कितने के इफेक्टिव तरीके से हो पाएगा, आपकी मॉड्यूलेशन की प्रोसेस बढ़िया तरीके से होगी या नहीं होगी, दोनों का रेशियो अपने को ये बताता है। इसको एम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो पहला फॉर्मूला आज का आपको जो याद रखना है और जो न्यूमेरिकल में काम आएगा वो ये वाला है, ए एम अपॉन ए सी वाला। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, नाउ अगेन अगर अपने ऊपर वाली इक्वेशन की बात करते हैं तो ऊपर वाली इक्वेशन से इससे, ठीक है, ये ऊपर वाली इक्वेशन से यहां से ये आगे चलते हैं, तो ए सी साइन ओमेगा टी ओमेगा सी टी आपका बाहर पड़ा हुआ है, तो जब इसको एक से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए सी साइन ओमेगा सी टी आ जाता है, और जब इसको एम साइन ओमेगा एम टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो एम ए सी साइन ओमेगा सी टी और साइन ओमेगा एम टी आपके पास आ जाता है। अब अपने यहाँ पर क्या करते हैं, मैंने तभी इसको अंडरलाइन किया हुआ है कि जो ये वाला पार्ट है ना ओमेगा सी टी ओमेगा एम टी, देखो कई बार वीडियो अब के दिनों में मेरी याद आ गया, डेरिवेशन तो अपने चल ही रहा है कि वीडियो थोड़ी लेट इस कारण हो जाती है क्योंकि मेरी खांसी नहीं सही हो रही इस बार, पता नहीं क्या बात है, दवाई भी ले रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी दिन हो गए हैं, लगभग 1 महीना हो गया मेरे को बुखार हुए, उसके बाद से उसके 15 दिन बाद खांसी स्टार्ट होगी, अब तक नहीं हट रही है, दवाई ले लेके थक गया मैं अलग अलग टाइप की। तो इस कारण आप देखो आपको पढ़ाते टाइम ही आ जाती है मेरे को कई बार, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा खांसी आ जाती है, उसके कारण क्या है, गले में भी दर्द होने लग जाता है। ठीक है ना, इसी कारण जो आपकी वीडियो है वो लेट हो जाती है। तो मेरे आज रीजन याद आ गया कि कई बच्चे पूछते हैं सर आप वीडियो डेली नहीं डालते, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते, कोई ना कोई कारण होता है उसके पीछे, इस कारण ही नहीं डालता, नहीं तो मेरा कौन सा मन नहीं करता कि मेरे व्यूज बढ़े, मेरी जो इनकम आ रही है यूट्यूब से थोड़ी बहुत मेरे को आती रहे, हैं, मेरा कौन सा मन नहीं करता। तो अब देखो ये यहाँ पर दो साइन है और ये वाला एक फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला बायो वालों को रट्टा लगाना पड़ेगा क्योंकि ये 11th क्लास का फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। मैथ वाले बच्चों ने अपनी ट्रिग्नोमेट्री की बुक में इसको पढ़ा होगा, और बायो वालों को याद करना पड़ेगा क्योंकि 10वीं में नहीं आता, 12वीं में आता है कि अगर दो साइन ए इंटू साइन बी, दो साइन मल्टीप्लाई में हो तो उसको 1/2 कोस ए माइनस बी माइनस में कोस ए प्लस बी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है। वैसे तो इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करके 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है, लेकिन अब अपने साइन ए साइन बी का यहाँ पर लिख रहे हैं, तो ये दो साइन यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अपने अप्लाई कर देते हैं। तो जब ये फॉर्मूला देखो बच्चों अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो देखो कोस पहले तो 1/2 आएगा, और ये एम ए सी यहाँ पर पड़ा ही हुआ है तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2, और कोस ओमेगा सी टी माइनस ओमेगा एम टी। अब यहाँ पर ए और बी का काम कौन कर रहा है, ओमेगा सी टी और ओमेगा एम टी, तो ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी कॉमन आ जाएगा, और माइनस में एम ए सी बाई 2 ये वाला आएगा ही, और कोस दोनों एंगल किस में आ जाएंगे, ये देखो प्लस में आ जाएंगे, और साथ में टी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बस इतना ही डेरिवेशन है, ये एक फॉर्मूला लगा के यहीं छोड़ देना, इसको आगे सॉल्व नहीं करना। अब यहाँ पर आपको जो दो एंगल मिल रहे हैं इसके अंदर, ये फ्रिक्वेंसीज हैं ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ये इसको बोल देते हैं लोअर साइड बैंड फ्रिक्वेंसी और इसको अपर साइड बैंड फ्रिक्वेंसी। और ये फ्रिक्वेंसीज किसकी हैं, जो आपका मॉड्यूलेटेड वेव है या मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसकी है। अब इन दोनों का मतलब क्या है कि वैसे तो जो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है उसकी फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव की कैरियर वेव के सेम ही होती है, ओमेगा सी के इक्वल ही होती है, लेकिन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो सकती है क्योंकि ओमेगा एम भी उसमें मिक्स है।
तो अब कितनी वेरी कर सकती है, कितनी चेंज हो सकती है भी, मिनिमम तो क्या हो सकती है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, और मैक्सिमम क्या हो सकती है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। मतलब इन दोनों के बीच में ही रहेगी फ्रिक्वेंसी, ये लोअर वाली है, लोअर साइड बैंड फ्रिक्वेंसी, और ये अपर वाली है। मतलब जो अपना मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसकी फ्रिक्वेंसी इन दोनों फ्रिक्वेंसीज के बीच में ही कहीं पे रहेगी। ठीक है, ये क्या आ गया, एक तरह का इसको बैंड बोल देते हैं, ये बैंड है अब। ठीक है, अब यहाँ पर एक नोट लगा के क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट नोट है ये भी, कि समटाइम्स द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल चेंजेस बिटवीन ए मैक्सिमम एंड ए मिनिमम, देन इट्स कंडीशन, देन इन दिस कंडीशन, कि कई बार क्या होता है कि जो आपके पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है ना, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो आपको दो एम्पलीट्यूड दे देंगे। जैसे न्यूमेरिकल है उसमें कह देंगे कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इतना है, मिनिमम एम्पलीट्यूड इतना है। तो अब इस कंडीशन में आपसे पूछेंगे इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स यानी एम की वैल्यू आपसे पूछेंगे। तो एम जो होगा यहाँ पर, अब वो मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड की फॉर्म में ये वाला फॉर्मूला आएगा काम, ए मैक्सिमम माइनस ए मिनिमम अपॉन में ए मैक्सिमम प्लस में ए मिनिमम यहाँ पर आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना, तो ये आपको डायरेक्ट आपके बुक में एक एग्जांपल भी है, मैं वहां से आपको बता दूंगा, और आपके जो एमसीक्यू है उसमें भी है, आगे क्वेश्चन करेंगे। तो देखो एक फॉर्मूला तो आप यहाँ पर पढ़ चुके हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स का, ए एम अपॉन ए सी। इस फॉर्मूले में दो चीजें क्या है, ऊपर तो है जो आपके पास मैसेज सिग्नल या इंफॉर्मेशन सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड, और अपॉन में जो आपके पास कैरियर वेव होती है उसका एम्पलीट्यूड। और ये यहाँ पर क्या है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो आपकी मॉड्यूलेटेड वेव है, और दूसरा है मिनिमम एम्पलीट्यूड जो मॉड्यूलेटेड वेव है। ये मॉड्यूलेटेड वेव का है, वहां पर इंफॉर्मेशन सिग्नल और कैरियर वेव का होता है। अब नीचे कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन ये दी हुई है कि अपने पास अगर m इज इक्वल टू 0 है तो वहां पर कोई मॉड्यूलेशन नहीं होगा। अब अपने को इंडेक्स, यहाँ पर इंडेक्स की बात करते हैं, जो इंडेक्स आप पढ़ रहे हो भी, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये अपने को क्या बताती है, ये कहती है कि जब m 0 आपके पास तो वहां पर मॉड्यूलेशन की प्रोसेस नहीं होगी। अगर m ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, या तो एक के इक्वल है या एक से बड़ा है m, तो इसको ओवर मॉड्यूलेशन बोल देंगे। ये भी मॉड्यूलेशन अपने काम का नहीं होता है। अब मॉड्यूलेशन जो सही होता है, नॉर्मल मॉड्यूलेशन होता है, वो तब होता है जब आपका m 0 और 1 के बीच में, मतलब 1 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, मतलब पॉइंट्स में हो। ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग हो, तो तब आपका जो मॉड्यूलेशन है वो सही होता है। और एक चीज यहाँ पर और है कि डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन, कई बार न्यूमेरिकल में दिया होता है डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन। तो डेप्थ का मतलब क्या होता है कि जो आपने मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकाला है उसको परसेंटेज की फॉर्म में निकाल लो भी, इसके इनटू में क्या लगा दो, 100 लगा दो, तो ये परसेंटेज आ जाएगी। इसको अपने डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन, मतलब कितना मॉड्यूलेशन अपना इफेक्टिव तरीके से हो रहा है उसको डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन कह देते हैं। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। इसमें आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं बस, और कुछ नहीं याद रखना, दो फॉर्मूले याद रख लो। डेरिवेशन आने के पेपर में बहुत ही कम चांस होते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये पेपर में डेरिवेशन आएगा, 99.99% तो कोई चांस नहीं है इसके आने के। और इस बार आपके पेपर थोड़े आसान भी बनेंगे, तो इस कारण इस बार तो इसके आने के बहुत ही कम चांस है। ठीक है, अब उसके बाद देखो बच्चों आता है ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। अब जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव आपके पास होती है, क्योंकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन का एक ऐसा टाइप है जिसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं अपने मॉड्यूलेशन प्रोसेस में। ठीक है, 99% एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही यूज होता है, क्योंकि इसमें इफेक्टिव तरीके से अपने मॉड्यूलेशन करके, और जो वेव्स है अपनी वो इफेक्टिव तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती हैं। अब एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे हैं ये मॉड्यूलेशन वाली वेव्स, तो वो अपना ये टॉपिक है कि उनका ट्रांसमिशन कैसे होता है, उनको भेजते कैसे हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को, और उनका रिसेप्शन मतलब उनको आगे जो रिसीव करते हैं वो कैसे करते हैं। ठीक है, वो टॉपिक है। तो देखो ट्रांसमिशन, सबसे पहले इसको भेजते कैसे हैं कि मॉड्यूलेटेड वेव कैन नॉट बी ट्रांसमिट डायरेक्टली। अब वैसे तो अपने क्या था कि अपने इसलिए मॉड्यूलेशन करवाते हैं ताकि वेव क्या हो जाए, अपनी हाई फ्रिक्वेंसी की हो जाए और उसको दूसरी जगह पे अपने इजीली भेज सकें, लेकिन डायरेक्टली नहीं भेज सकते, उसमें भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। फर्स्ट इट्स पावर इज इंक्रीज्ड यूजिंग ए पावर एम्पलीफायर, देन इट इज ट्रांसमिटेड बाय एन एप्रोप्रिएट एंटीना, दिस प्रोसेस इज शोन एज। अब देखो क्या होता है यहाँ पर कि सबसे पहले जो आपका इंफॉर्मेशन सिग्नल होता है, अब ये इंफॉर्मेशन सिग्नल कौन सा होता है कि जो आपने मान लो टेलीफोन पर बोला, तो आपकी जो साउंड वेव है वो साउंड वेव किस में चेंज होगी, ट्रांसमीटर के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में, और उसको अपने इंफॉर्मेशन सिग्नल या मैसेज सिग्नल, मैंने इसको कहा था मैसेज सिग्नल इसको बोल देते हैं।
अब इसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर लगा होता है अपने यहाँ पर, एक मॉड्यूलेटर, एक डिवाइस होती है जिसको मॉड्यूलेटर बोलते हैं, उसका काम होता है मॉड्यूलेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करना। तो वो क्या करता है कि जो ये इंफॉर्मेशन सिग्नल है इसमें कैरियर वेव मिक्स कर देता है यहाँ से, इसमें क्या हो जाती है कैरियर वेव मिक्स। और जब ये मिक्स हो जाती है तो अब इसको डायरेक्टली ना भेज के पहले एक पावर एम्पलीफायर में भेजा जाता है। अब पावर एम्पलीफायर का काम यहाँ पर क्या होता है कि देखो, एक एग्जांपल आपको डेली लाइफ में बताता हूँ। देखो, अगर आपको ज्यादा दूर भागना हो तो आपके पास एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। ऐसे नहीं आप थके हुए हो और आपको कह दे कि 5 किलोमीटर दौड़ लगा के आओ या 2 किलोमीटर ही दौड़ लगा के आओ, तो आप नहीं लगा सकते, ठीक है ना, नहीं भाग सकते इतना। लेकिन अगर आप क्या हो, बिल्कुल फिट हो, आप डेली यानी कि दौड़ लगाते हो और आपका शरीर एकदम फिट है, कोई थकावट नहीं है उसमें, तो यानी कि आपकी एनर्जी ज्यादा है उस टाइम। जब आप थकावट में होते हो तब आपके शरीर में एनर्जी नहीं होती, मतलब एनर्जी ज्यादा है, तब भी आप ज्यादा दूरी तक भाग सकते हो। तो अब देखो यहां पर क्या होगा कि जो ये वेव अपने को भेजनी होती है, ये काफी डिस्टेंस तक भेजनी होती है, तो अपने यहाँ पर एक पावर एम्पलीफायर लगा देते हैं। वो पावर एम्पलीफायर इस वेव को पावर देता है। अब पावर एक्चुअल में क्या होती है, एनर्जी पर सेकंड, एक सेकंड में गिवन एनर्जी, मतलब कि यहां पर उसको एनर्जी दी जाती है। पावर का मतलब आप जहां पर भी आपको पावर वर्ड यूज आ जाए तो उसको एनर्जी से रिलेट कर लिया करो। डायरेक्ट पावर नहीं समझ आता, लेकिन एनर्जी के साथ पावर समझ में आ जाता है, ठीक है। तो पावर यहां पर क्या होती है कि मतलब उसकी एनर्जी इंक्रीज कर देते हैं जो अपनी वेव होती है, ताकि वो ज्यादा डिस्टेंस तक जा सके उसकी। नहीं तो क्या है, अगर उसकी एनर्जी कम होगी तो वो रास्ते में रह जाएगी, जहां तक पहुंचाना है वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। तो उसकी एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। पावर एम्पलीफायर का काम होता है उसकी पावर को इंक्रीज करना, पावर मतलब एनर्जी को इंक्रीज करना। और उसके बाद एक ट्रांसमिटिंग एंटीना लगा होता है और इस एंटीने के द्वारा आपने क्या करते हैं, वेव को आगे तक भेजते हैं। समझ आई इतनी बात। ये तो ब्लॉक डायग्राम हो गया ट्रांसमीटर का। अब उसके बाद देखो यहां पर क्या होता है, पहले मैं ये वाला जो थ्योरी है ना रिसेप्शन वाली, रिसेप्शन मतलब जो इसको रिसीव करता है, ये थ्योरी आपको बाद में पढ़ाऊंगा, पहले अपने इसका ब्लॉक डायग्राम से समझ लेते हैं इसको। समझ आई बात। तो जो ट्रांसमिटिंग एंटीना वेव्स को छोड़ता है वो यहाँ पर रिसीविंग एंटीना उसको रिसीव करता है, उस सिग्नल को, ठीक है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल को। अब क्या होता है कि जब वो आपकी जो वेव्स हैं, मॉड्यूलेटेड वेव्स हैं, वो रिसीविंग एंटीना तक पहुंचती हैं, हालांकि वहां पर आपने उसको पावर दी थी, लेकिन फिर भी उनकी पावर रास्ते में जाते जाते कम हो जाती है, ठीक है ना। तो अपने यहां पर क्या करते हैं, एक रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर का यूज करते हैं, ये फिर से उनकी एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। अब यहां पर आप सोचोगे कि सर वहां पर भी पावर इंक्रीज की थी लेकिन यहाँ पावर डिक्रीज होगी। अब आप कहोगे कि सर डिक्रीज होगी तो फिर क्या बात है, उसमें अपना इंफॉर्मेशन सिग्नल और मॉड्यूलेटेड वेव तो और जो कैरियर वेव है वो तो है ही, वो है बच्चों, वो कोई बात नहीं। लेकिन क्या होता है कि अब उन दोनों को अलग अलग करने की प्रोसेस यहाँ पर होती है, जो आपकी कैरियर वेव है और जो मैसेज सिग्नल है या इंफॉर्मेशन सिग्नल है। तो डायरेक्टली अगर उनकी पावर कम है और जब अपने उस प्रोसेस में उनको मान लो उनको अलग अलग करने की प्रोसेस में लेके जाएं, तो वहां उनका एनर्जी लॉस मान लो और हो गया, क्योंकि अगर मान लो वेव आपकी कई सारे इंस्ट्रूमेंट में से जाएगी तो एनर्जी लॉस तो वहां पर भी होगा। तो मतलब अगर वो काम कर नहीं रहा फिर, इस कारण अपने क्या करते हैं, आरएफ एम्पलीफायर यहाँ पर अपने यूज करते हैं। ये फिर से उसकी एम्पलीफाई कर देता है, उसकी पावर को इंक्रीज कर देता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर। अब उसके आगे जो अब अपना सिग्नल बन गया उसको आईएफ स्टेज से गुजारते हैं, इसको बोल देते हैं इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी स्टेज। अब इसका क्या है, ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये क्या करता है कि जो आपके पास ये पीछे से वेव आ रही होती है, जो मॉड्यूलेटेड वेव है, इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अपने मैसेज सिग्नल की तो उतनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी नहीं होती। तो ये क्या करती है, जो आईएफ स्टेज है ये पीछे से जो वेव आ रही होती है जो इस आरएफ एम्पलीफायर में से गई, उसकी फ्रिक्वेंसी को लो करती है, ठीक है ना। आईएफ स्टेज का काम क्या है, फ्रिक्वेंसी को लो करना, ताकि अपने उसमें से मैसेज सिग्नल को अलग निकाल सके, इंफॉर्मेशन सिग्नल को अलग निकाल सके। अब उसके बाद काम आता है डिटेक्टर का।
डिटेक्टर यहाँ पर क्या करता है कि जो IF स्टेज ने अब फ्रिक्वेंसी उसकी लो करती, तो अब ये डिटेक्टर पहचान लेगा, डिटेक्टर मतलब डिटेक्ट करना, पहचान लेगा उसमें कि अपना मैसेज सिग्नल है वो कौन सा है और जो कैरियर वेव है वो कौन सा है। ये दोनों को अलग अलग करने का काम करता है डिटेक्टर जो होता है। ये जो अपना मॉड्यूलेटेड वेव होती है उसमें से कैरियर वेव को अलग कर देता है और जो अपनी मैसेज सिग्नल है उसको अलग कर देता है। डिटेक्टर का काम यहाँ पर ये है। फिर उसके बाद अपने ऑडियो एम्पलीफायर यूज करते हैं। भी मान लो जो अपनी आवाज है जो आपने भेजी थी उसकी थोड़ा सा उसको एम्पलीफाई कर दें, क्योंकि उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत लो होती है, इस कारण उसकी इंटेंसिटी भी लो हो जाती है। वहां पर अपने को अगर डायरेक्टली उस आवाज को अपने सुनना चाहे तो नहीं सुन सकते, अलग चाहे आपने कर लिया लेकिन उसको अपने यूज नहीं कर सकते, तो दोबारा से एक एम्पलीफायर यहाँ पर लगाते हैं ताकि अपने को आउटपुट पर वैसी की वैसी आवाज सुन सके। ठीक है, तो ऑडियो एम्पलीफायर का काम होता है कि जो अपने मैसेज सिग्नल निकालते हैं स्टार्टिंग वाला, वो क्या उसको मैसेज सिग्नल को एम्पलीफाई करना। ठीक है, अब इसकी थ्योरी पढ़ लो बच्चों, अब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। देखो क्या मॉड्यूलेटेड ट्रांसमिटेड वेव इज रिसीव्ड बाय एंटीना, एंटीना रिसीव करता है। मेरी खांसी से डिस्टर्ब मत हो जाना कि सर खांसती है, मैं भी नहीं कंट्रोल कर सकता, क्या करूं। दिस सिग्नल एंड इट्स इंटेंसिटी इज वेरी लो, इसकी इंटेंसिटी लो होती है। सो वी एम्पलीफाई दिस सिग्नल बाय रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर, RF एम्पलीफायर यानी जो रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर है उससे इसकी क्या कर देते हैं, एम्पलीफाई कर देते हैं इंटेंसिटी। आफ्टर इट्स फ्रिक्वेंसी इज चेंज टू लो फ्रिक्वेंसी बाय IF स्टेज या इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी स्टेज, यानी IF स्टेज यहाँ पर एक अपरेटस लगा होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो इसकी फ्रिक्वेंसी को क्या कर देता है, लो कर देता है। Now with the help of detector information signal which is mixed with carrier wave is separated from carrier wave, separate कर लेते हैं उसको, अलग कर लेते हैं जो carrier wave में mix होता है। This information signal is again amplified to get it in a usable form, यानी इसको यूजेबल फॉर्म में अपने बदलने के लिए क्या कर देते हैं, दोबारा से एम्पलीफाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। हालांकि इसके बाद भी एक टॉपिक पड़ा है नैनो टेक्नोलॉजी, लेकिन वो आपके अब जो 60% सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। ठीक है ना, तो उसको आपको उस टॉपिक को नहीं करना है, ये दो टॉपिक ही आपको करने हैं। और मुझे उम्मीद है आपको दोनों टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, मैंने अपनी तरीके से बताया। अब देखो इस जो पहले टॉपिक में तो मैंने आपको दो फॉर्मूले बता दिए, इसमें ज्यादातर 90% क्या आता है, 90% इसमें आता है ब्लॉक डायग्राम। आपको कह देंगे ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्रांसमीटर इन जो ये है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक है, और या फिर आपको ब्लॉक डायग्राम ऑफ रिसीवर का कह देंगे कि रिसीवर का डायग्राम बनाओ। ब्लॉक डायग्राम इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको आने चाहिए ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम आपको तभी आएंगे जब आपको थ्योरी पता होगी कि कौन सा क्या काम आता है, तो तभी आपके ये याद हो पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। अब नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके सारे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन दो ही हैं इसके, वो सारे डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं क्या करता हूं कि इसकी जो बुक में आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आपको दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आपको थोड़े समझा देता हूं। अब देखो बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 17.4 जो बुक में सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। देखो आपको दिया हुआ है कैरियर वेव ऑफ पीक वैल्यू 12 वोल्ट इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन, व्हाट विल बी द पीक वैल्यू ऑफ अ सिग्नल टू ऑब्टेन ए मॉड्यूलेशन इंडेक्स, आपको ये दिया हुआ है। अब आपको कैरियर वेव का क्या दिया हुआ है यहाँ पर, पीक वैल्यू, मतलब कि आपको यहाँ पर उसका एम्पलीट्यूड दिया हुआ है। पीक वैल्यू आपको वोल्टेज की फॉर्म में, एम्पलीट्यूड जो दिया होगा ना वो वोल्टेज की फॉर्म में होगा, या करंट की फॉर्म में भी हो सकता है, वोल्टेज की फॉर्म में भी। तो आपको उसको एम्पलीट्यूड मानना है, तो ए सी की वैल्यू आपको गिवन है, एम की वैल्यू आपको गिवन है जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है। और आपको पता है कि जो ए एम होता है वो ए एम अपॉन ए सी एम के इक्वल होता है, तो ए एम की वैल्यू आपको निकाली तो एम इंटू ए सी यानी 0.75 इंटू 1 यानी 9 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। और ये आप बुक में सही कर लेना, ये यहाँ पर एम आएगा, म्यू नहीं आएगा। समझ आई बात। अब उसके बाद देखो जो एग्जांपल नंबर 17.5 है कि आफ्टर मॉड्यूलेशन द एम्पलीफाइड ऑफ कैरियर वेव, सॉरी यहाँ पर एम्पलीफाइड नहीं, यहाँ पर आना था एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव वेरीज बिटवीन बिटवीन 5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट, कि जो एम्पलीट्यूड है वो कैरियर वेव का 5 वोल्ट से 2 वोल्ट के बीच में वेरी करता है। तो मतलब यहाँ पर आपको ए मैक्सिमम और ए मिनिमम की वैल्यू गिवन है, तो डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले जो आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स है उसकी वैल्यू निकालनी होगी।
तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू देखो, ए मैक्सिमम माइनस ए मिनिमम अपॉन में ए मैक्सिमम प्लस में ए मिनिमम, 5 - 2 बटा में 5 + 2 3/7 आ गया। और जब अपने डेप्थ कहा था तो मैंने आपको 100 मल्टीप्लाई कर रखे और परसेंटेज कहा था, तो ये 42.8% इसका क्या आ जाएगा आंसर। मतलब जो अपना मॉड्यूलेशन है, अगर मान लो दोनों के एम्पलीट्यूड इतने हैं तो वो 42% इफेक्टिव होगा। ठीक है, इतने अच्छे तरीके से मॉड्यूलेशन होगा। तो उसके बारे में ये अपने को बताता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो ये था बच्चों आपका आज का टॉपिक, मुझे उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे।